This is Lahore, the capital of Punjab. This city is called the land of opportunities. Most of the population of the city comprises of those daily wagers who are earning their living through very hard work. When you will go around the city, you will find a lot of places where young children are working. In those times, ideally they should have been in schools. But the hard truth is that not all children can get education. The people have realized that even if they educate their children, they won't be respectable members of the society. They won't even get jobs because of unemployment and lack of opportunities in the city. They believe that by sending their children to workshops to learn at a young age, they make their children learn realities from the beginning. There is no doubt that education enlightens the society. But we cannot ignore the fact that self-made people have to go through the hardships of life, even after realizing that they didn't prepare for it at all. The teachers who teach in real life are different. They teach that the real life is hard, tough, harsh, and cruel. Why not learn the realities from the beginning? Yes, this is a controversy that needs to be explored. This is child labor, another perspective. We visited a workshop a few days ago. There, we found some children who were working. Apparently, that looked like a tough job, but if we look into it, if we look closely, we find that those children are skilled. Those children are actually talented in a way that we, as slightly privileged people, are not. This workshop belongs to a person called Ramzan. Like these children, he also learned these skills through very hard work. Let's talk to him and ask him about this controversy. सबसे पहले तो आप बताएं आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान। चलिए आप काम यहाँ पे क्या करते हैं? मेरा मैकेनिक का काम है। मैकेनिक। ठीक है। अच्छा, तो इस वक्त आपके पास यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे पास इस वक्त 4 से 5 लड़के काम कर रहे हैं। 4 से 5 लड़के हैं। हाँ जी, एक तो वो भी मेरे पास आया था, तकरीबन 12-13 साल का था। अब माशाल्लाह जवान हो गया है और कारीगर हो गया पूरा, उसको मैं पे भी कर रहा हूँ। और बाकी छोटे बच्चे हैं, वो भी सीख रहे हैं, इसी तरह से सीख जाएंगे। फिर अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं लोगों की। अब एक बच्चा आया हुआ मेरे पास, उसका वालिद की डेथ हुई है, ताज़ा फालिग था उनको। वो इतना उनके हालात ख़राब थे कि वो अपने बाप का इलाज नहीं कर सका। अब इन हालात को देख के वो इधर वर्षा में उसको लेके आए हैं। एक यतीम बच्चा है कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, मैं तालीम नहीं हासिल कर सकता था, तो इसीलिए ये काम। तो मजबूरी में ये शुरू करना पड़ा आपको? हाँ जी। तो इनको इधर तरबियत इनकी करते हैं, एक हुनर सीख जाते हैं, तो बहुत सारे मामला इनके सीधे हो जाते हैं। तो आप वैसे काफ़ी पर्सनल सवाल है, लेकिन आप कितने कमा लेते हैं इस पूरे काम से? अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ के हलाल के तरीके से अगर हम सही तरीके से कमाएं ना, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें किसी से ज़रूरत के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ता। हमारी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी है सर। आपको खुद पूरा हो जाता है, आप बेहतरीन है। बल्कि हम लोगों को यकीन माने, अगर कोई हमारे पास आए तो हम उसको भी सर्व कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आते हैं आपके पास, गवर्नमेंट के लोग आते हैं, उनका आपके साथ रवैया कैसा होता है? इंतहाई शर्मनाक रवैया होता है उनका। बच्चे हम लेके आते हैं इधर, वो अपना तालीम से वो खुद फरार हो जाते हैं, हालात घर के देख के। वो कहते हैं कि हमें काम ही सीखना है, तालीम नहीं हमने लेनी। वो इधर आते हैं, सारा माहौल देखते हैं, वो राशि किस्म के बंदे होते हैं, रिश्वत लेनी होती है, 1000-2000 ले जाते हैं, वरना कहते हैं जी हम आपको चलान कर देंगे। ये जब 2000 देते हैं, 3000 देते हैं, 5000 देते हैं, तो सारा कुछ ठीक हो जाता है, कानून भी ठीक हो जाता है। फिर साल इधर आते नहीं हैं। अच्छा, आप वो प्रोसेस बताएं जिससे आप एक बच्चे को सिखाते हैं और शुरू से, मतलब एक सपोज करें आपके पास एक 5-7 साल का बच्चा आता है, तो उसका तरीका क्या होगा आपके पास कि आप उसको? कम अज़ कम हम जो है ना, वो 5 तालीम लाजमी होनी चाहिए। कम अज़ कम 5 की तालीम होता हम बच्चा लेते हैं, वरना नहीं लेते। प्राइमरी की हो वो हम बच्चा ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छी बात, अगर मैट्रिक भी हो जाए तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब आगे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस आ रही है। तो उसको हम पहले तो उसका रहन सहन थोड़ा बेहतर करते हैं, सफाई का उसे सिखाते हैं, खाने पीने का तरीका सिखाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मामलात में खुद ही इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है वर्कशॉप के मामलात में ना। बस और नहीं कर सके, इसलिए नहीं पढ़ा सके माँ बाप, इन्होंने इसलिए काम पे छोड़ दिया। तो अब बेहतर जो मैंने अभी काम सीखा माशाल्लाह, ये ठीक है। ये ठीक है, इससे आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं? आप बिल्कुल जी सीख अपना सब कुछ कर सकता ना। फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है 3-4 साल लगाने के बाद, वो कहता है कि अब मैंने ये सीख लेना है, उसका माइंड एक पूरा बन जाता है।
तो वो हाँ। इंशाल्लाह कामयाब हो जाता है। मतलब 2-3 हम साल अमली पहले तौर होते हैं थोड़े से तंगी के, लेकिन जब वो आ जाता है इसमें, एक माइंड उसका बन जाता है कि अब पीछे की राह नहीं है, अब मैंने आगे ही जाना है, हाँ। तो वो बंदा कामयाब हो जाता है और फिर वो सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह किसी के मुताबिक नहीं होता उसको। So, after talking to Mr. Ramzan, we went to a government officer who is concerned with education and labor. Let's talk to him. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो आप अपना नाम बताइए, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। जी, मोहम्मद एहसान अलाई, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, गवर्नर हाउस लाहौर। आपके ओपिनियन में इस वक्त जो पाकिस्तान में एजुकेशन दी जा रही है, ये कितनी प्रोडक्टिव है? इस वक्त पाकिस्तान में जो एजुकेशन दी जा रही है वो इस हवाले से उसमें बहुत गुंजाइश है कि इसको रिवाइव करें हम, क्योंकि ये जनरल एजुकेशन है। इसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उसके बाद बच्चा एक रॉ हैंड पढ़ा लिखा हमारी सोसाइटी में आ जाता है और जॉब सीख करने के लिए वो अपनी कोशिश करता है। पाकिस्तान में रॉ हैंड लोगों के लिए इतनी जॉब्स नहीं है। दुनिया में जिन ममालिक ने भी तरक्की की है वहाँ पे इंडस्ट्री और टेक्निकल एजुकेशन, कॉटेज इंडस्ट्री, इस तरह की चीज़ें, जब तक आप प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एजुकेशन है इसको लिंक करना चाहिए स्किल के साथ, कि जहां हम अपनी जनरल एजुकेशन पढ़ रहे हों तो उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका पार्ट होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन। जिस एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री के लिए डेवलप किया गया था, क्या आपको लगता है कि आज की सोसाइटी में वही एजुकेशन सिस्टम जो काफ़ी पहले बनाया गया था वो अभी भी फायदेमंद है? एक्चुअली आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। हमारा जो निसाब होता है, एजुकेशन सिस्टम होता है, ये हमारी ज़रूरियात के मुताबिक होना चाहिए और इसको वक्त के तकाज़ों के साथ साथ इसमें तब्दीली आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो निसाब है वो एक लंबे अरसे तक एक ही रविश पे चलता रहता है और वक्त की ज़रूरियात जितनी तेज़ी के साथ डिमांड्स सोसाइटी में चेंज आ रही है उतनी तेज़ी से उसमें चेंजेस नहीं आती। तो फिलहाल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं स्किल एजुकेशन से रिलेटेड? अभी जो इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी, वुड वर्क, मेटल वर्क, इस तरह के, और बाद स्कूलों के अंदर ये सहूलत मौजूद है, सारे स्कूल्स के अंदर ये सहूलत मौजूद नहीं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में टेक्निकल लैब मौजूद है, हम बच्चों को 6 से ऑनवर्ड उनको ये सब्जेक्ट ऑफर करते हैं कि वो इसको सीखें और वो इवन मिडिल क्लासेस तक पहुंचने तक वो बच्चे बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं और वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो इस स्किल से फ़ायदा उठाते हैं और बाकायदा रोज़गार उनका बन जाता है और उससे वो अपने पैसे कमाते हैं और माशरे के लिए बड़े मुफीद शहरी बनते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बच्चे काम कर रहे हैं इस वक्त वर्कशॉप्स में, इनको अपने काम से निकाल देना चाहिए या फिर इनके लिए कुछ और करना चाहिए कि इनको एजुकेशन दे दी जाए ऐसा? नहीं, इनको इनके काम से निकालना नहीं चाहिए, बल्कि उनके उसी वर्क प्लेस के अंदर हमें अपने नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए जहाँ पे एक्चुअली नॉन फॉर्मल सेटअप हमारा जो है उसमें उसी वर्क प्लेस के एरिया के अंदर 20 से 25 बच्चों का एक यूनिट बनाया जाता है ताकि उन वर्कशॉप्स के अंदर जो 20 से 25 बच्चे हैं उनकी सहूलत के मुताबिक जो उनके पास अवेलेबल टाइम होता है, वो 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक उनसे टाइम लिया जाता है, वहीं पे टीचर जाता है और उनको जो बेसिक्स हमारी एजुकेशन की है, लिखना पढ़ना, वो उन्हें सिखाया जाता है ताकि वो ना सिर्फ लिख पढ़ जाएं बल्कि मुआशरे के मुफीद शहरी बने। उसके साथ साथ उनकी स्किल को इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो उनको उस सिस्टम से अगर निकाल देंगे तो वो मुआशरे पे बोझ होंगे, वो इंतहाई पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने उनको उनके रोज़गार से भी दूर नहीं करना बल्कि हमने उनको एजुकेट करना है उनके वर्क प्लेस पे जाके ताकि उनका वो सिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो और वो बच्चे जो बेसिक्स एजुकेशन है वो भी सीख जाएं और साथ उनकी जो स्किल है वो भी
The basic philosophy of child labor needed to be explored a bit more, so we discussed it with a sociologist. सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मैं डॉक्टर मोहम्मद अताउल्ला हूँ और सोशल साइंसेज के प्रोफेसर की हैसियत से पिछले 20-25 साल से तालिब इल्मों को जो है वो सोशल साइंसेज की तालीम देता हूँ। एमफिल और पीएचडी लेवल पे पढ़ाता हूँ। एक सोशल साइंटिस्ट की हैसियत से आपका क्या ख्याल है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का क्या ताल्लुक है आपस में? अच्छा देखिए, आपने जो मुझसे पूछा है ना कि तालीम और हुनर का या एजुकेशन और स्किल का या एम्प्लॉयमेंट का क्या रिश्ता है, तो इसका बेसिकली इसका एक सोशल बैकग्राउंड है, उसको समझने की ज़रूरत है। हम एक सोशल बैकग्राउंड में इसको देखने की कोशिश करें और सोशल चेंजेस के हवाले से देखें मौजूदा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के रिश्ते को, तो हम लोग एक्चुअली जो इंसान का टैलेंट है उसको कत्ल कर रहे हैं। हम जो तालिब इल्मों को जिनको हम पढ़ाते हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ तक पढ़ाते हैं, हम बेसिकली उनको अपनी पसंद की डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, जबकि वो उनकी डायरेक्शन होती नहीं है। उसके नतीजे में ठीक है, एजुकेशन के बाद जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो मिल तो जाती है, लेकिन एज नौकर मिलती है, एक मुलाजिम की हैसियत से मिलती है, और उस तालिब इल्म में इनिशिएटिव लेने का या अपना एक अपनी ज़िंदगी बनाने का या अपनी दुनिया आप तामीर करने का उसमें सिलसिला वो नहीं रहता। ठीक है, उसकी बजाय हमें चाहिए कि हम अपने तालिब इल्म को स्टार्ट से ही, जैसे बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में अब ये रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, ठीक है, कि आगाज़ से ही तालिब इल्म की सलाहियत पहचान कर उसको एक ख़ास रास्ते पर लगाया जाता है और उस स्टूडेंट को जो है वो एक स्किल्ड और एक सोसाइटी के लिए कारआमद इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। और वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का उसके अंदर एक होता है कि वो रिवायत परस्त नहीं होता। हमारा मौजूदा निज़ाम तालीम जो है ये रिवायत परस्ती को फ़रोग़ देता है, ये अंधी तकलीद को फ़रोग़, यानी ब्लाइंडली फॉलो करने को, कि जो रूल्स लेड डाउन हो चुके हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करो और उन्हीं रास्तों पे चलो, नया रास्ता ना बनाओ। ठीक है, जबकि अब मॉडर्न कंट्रीज़ लाइक फिनलैंड है या जापान है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की प्रैक्टिस दी जाती है, वहाँ पर क्रिएटिविटी की प्रैक्टिस दी जाती है, नया जहान बनाने की, अपनी इमेजिनेशन यूज़ करने की प्रैक्टिस दी जाती है। एंड दैट इज़ द वे टू गो, एंड दैट इज़ वाई दोज कंट्रीज़ आर सो प्रोग्रेस। इसी वजह से वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। हमारे जो तीसरी दुनिया के मालिक हैं, ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक वही कॉलोनियल एज के जो इंडस्ट्रियल एज का एजुकेशनल सिस्टम था उसमें फंसे हुए हैं। अच्छा, आपके मुताबिक चाइल्ड लेबर क्या है? वेल, चाइल्ड लेबर, देखें ये थोड़ा सा ना इस कॉन्सेप्ट को बड़ा कंफ्यूज कर दिया गया, चाइल्ड लेबर के कॉन्सेप्ट को। इसको बेसिकली जो ये लोग कहना चाहते हैं ना चाइल्ड लेबर का, कि ये जो इंस्टीट्यूशन मुख्तलिफ बने हुए हैं और कि चाइल्ड लेबर को रोका जाए, इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होना चाहिए फोर्स्ड चाइल्ड लेबर। जो बच्चे किसी को अगर ज़बरदस्ती आप मजदूरी करवा रहे हैं तो फिर उसको चाइल्ड लेबर का नाम देना चाहिए। अदरवाइज़ अगर एक बच्चा जो है वो मिसाल के तौर पर एक बच्चा किसी प्रिंटिंग प्रेस में कागज़ उठाने की मजदूरी करना शुरू कर देता है और कागज़ इधर से उधर ला के रखता है और उसको देता है प्रिंट करने वाले को, और सामान उठाता है और उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब अगर हम ये कहें कि जी ये चाइल्ड लेबर है, नो इट्स नॉट चाइल्ड लेबर, वो तो एजुकेशन गेन कर रहा है। हाँ, फोर्स्ड चाइल्ड लेबर जैसे भट्ठा मजदूर हैं, वहाँ पे लोगों को कैद करके चाइल्ड उनसे मजदूरी करवाई जाती है, या किसी बच्चे को गुलाम बनाकर उससे मजदूरी करवाई जा रही है, दैट कैन बी टेकन एज चाइल्ड लेबर। आई वुड रादर से कि जो बच्चा इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, जो इस तरह मैकेनिक के तौर पर, मोटर मैकेनिक या किसी प्रिंटिंग प्रेस में या किसी जगह वो जाकर काम करेगा, वो एक्चुअल टीचर से एक्चुअल लाइफ लर्न कर रहा होगा। आपका क्या ख्याल है कि चाइल्ड लेबर को किस हद तक रोकना चाहिए? Well, when I say that this is not child labor, why should I say it should be stopped? After doing extensive research and going to meet professionals who have opinions that might change a person's perspective, I have concluded that child labor might not be as bad as it seems. These children have adapted to their environment,
and now they have the skill to learn by observation. These skills allow these children to excel better than privileged children and can lead them to a brighter future. So instead of marching against it, why not go with it? Educate these children about what they need to know and allow them to learn in a practical manner as well. That way, these children can have degrees and diplomas that they need to function in a third world country, but also they can learn the skills that the practical life teaches them. That way, we can lead our society to a better and greater future. As a society, we can help the children by educating them at their workplaces. A solution to this is what we saw earlier in the governor's house. The secondary school of the governor house allows children to learn skill sets that normal schools don't teach. This was a controversy, child labor, another perspective.